दोस्तों, तो आज आइए एक आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि रोज़ की तरह आज हम लोग एक लूसेंट को शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले हम लोग एक शायरी बोलते हैं, आप लोग भी ज़रा सुनिएगा। कह रहा है कि इसमें कि सोचा सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे, सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे, दिल से कहा ये दिल भूल जाओ उसे, दिल से कहा ये दिल भूल जाओ उसे, दिल ने कहा दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ देंगे। मतलब दिल कह रहा है, क्या बात है दिल ये चीज़ कह रहा है कि अगर दोबारा इस चीज़ को कहा न तो हम धड़कना छोड़ देंगे। मतलब मौत के कगार पर चल जाइएगा ना। सतेंद्र, तुम्हारे बातों में दोस्त जज्बा है, लकार है, क्या दर्द है दोस्त तुम्हारे बातों में। चलिए, तो आज हम लोग हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं, अपने पाठन की ओर चलते हैं और पाठन को शुरुआत करते हैं, है ना सर। कल हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से हम लोग कई शासनकाल देखे। गवर्नर जनरल, जिसमें बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 रहा और फिर 65 से 67 रहा। इसके बाद हम लोग देखे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 85 तक रहा। और जब 1774 से 85 तक बना तो रॉबर्ट बंगाल का गवर्नर था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड विलियम, इसके बाद कई भी और आया, लेकिन इसमें 1833 का जो चार्टर जारी किया गया था, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो शासनकाल है 1828 से 1835 तक है। कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से 1835 तक इसका शासनकाल है। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कह रहा है कि 1803 में ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है मद्रास का गवर्नर बना। इसी के समय में वो किसके चलते हुआ था? तो माथे पर जातीय चिन्ह न लगाना और कानों में जो बालियां पहनते हैं, अभी भी पहनता है कुछ लड़का, तो वो बालियां पहनने के लिए ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह कौन कर दिया था? तो बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के खिलाफ, क्योंकि ये जातीय चिन्ह न लगाना और कानों में बालियां पहनने का ये क्या कर रहे थे? इनकार, मतलब विरोध कर रहे थे, ये गलत बात है। इसके चलते बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कह रहा है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल की को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। कह रहे, देखिए शुरू से अगर देखेंगे तो बंगाल का गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कह रहे नोट पॉइंट में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। तो 1774 से शासनकाल 85 तक वारेन हेस्टिंग्स का, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कह रहा है कि राजा राममोहन के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। जो सती प्रथा था वो एक मतलब कि सबसे खराब तरीका था वो हिंदू के लिए। तो कहता है कि राजा राममोहन के सहयोग से
विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा का समाप्त किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। करंट नोट पॉइंट में अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। कह रहे ये जो सती प्रथा इसके सहयोग कौन किए थे कि मतलब इस पर रोक लगाना चाहिए? तो अकबर और मराठा। कहते हैं कि विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। तो ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया था? सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को विलियम बेंटिंक हाँ, 1830 ईस्वी के ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठगी प्रथा को 1830 में, लेकिन सती प्रथा को 1829 में। अगर कहेगा कि सती प्रथा को किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लेकिन ठगी प्रथा किसके? स्लीमैन की सहायता से। और ठग किसकी पूजा करते थे? तो देवी काली की पूजा करते थे। कहता है सन 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था। कहता है कि 1835 में बेंटिंक ने क्या किया? तो कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है। कह रहे कि बेंटिंक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है। कह रहे कि इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन मतलब विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कौन सा अनुशंसा आया था? तो मैकाले की अनुशंसा। हाँ, ये किसके समय में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में आया था। और कह रहा है कि मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया था। नोट में कह रहा है कि भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता। कह रहे भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता। कहता लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था। देखिए ब्लेजली जो आया था वो सहायक संधि को लेकर आया था, लेकिन ब्लेजली से पूर्व सहायक संधि कौन लाया था? डुप्ले लाया था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। और जो ब्लेजली लाया था सहायक संधि, वो पहला स्वीकार करने वाला राजा कौन था? हैदराबाद था, जो कब हाँ राज था 1798 में। उसके बाद कौन आया? जैतपुर और संभलपुर। कौन था एक बाद? मैसूर और तंजौर है। हैदराबाद है, मैसूर और तंजौर है 1799 में। फिर अवध हो गया 1801 में, पेशवा हो गया 1802 में, अब बरार और भोसले हो गया 1803 में, सिंधिया हो गया 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर सब 1818 में। तो पहला कौन हो गया? हैदराबाद 1798 में। दूसरा हो गया मैसूर मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार और भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। तो पहला हैदराबाद 1798, दूसरा हो गया मैसूर तंजौर 1799, तीसरा हो गया अवध 1801 में, फिर चौथा हो गया 1802 में 1800, इसके बाद पेशवा हो गया 1802 में, अब बरार और भोसले 1803 में, सिंधिया हो गया 1804 में, और बाकी जितना भी है बंदी सब 1818 में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर पर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य चेर को हड़प लिया था। तो बेंटिंक ने दो क्षेत्र को हड़पा, मैसूर को 1831 में और 1834 में किसको हड़पा? तो कुर्ग एवं मध्य कचेर को। कहता है इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का
सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। मतलब विलियम बेंटिंक के समय में सबसे उच्च पदों पर भारतीयों के लिए कौन सा पद था? सदर अमीन का था, और जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। कह रहे इसके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। मतलब पहले था कि धर्म, जाति के आधार पर रोका जाता था, लेकिन 1833 के चार्टर के तहत ये किया गया कि किसी भी आप धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कह रहे इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। शिशु बालिका के हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, शिशुवाद पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशुवाद, वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली, शिशुवाद लॉर्ड वेलेज़ली, और यहाँ शिशु बालिका पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन नवजात कन्याओं पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कि जो सर जॉन शोर, नवजात कन्याओं की हत्या हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया था सर जॉन शोर। शिशुवध पर लगाया था लॉर्ड वेलेज़ली, और जो शिशु बालिका है उस पर कौन लगाया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार्ल्स मेडकॉफ, इसको एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, कह रहा है कि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया था, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। कहता है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि ऑकलैंड 36 से 42 तक रहेगा। कहता है ऑकलैंड अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 38 से 42 तक कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। कह रहा है कि ऑकलैंड जो है इसने क्या किया, तो अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर, मतलब मोहम्मद खान ही ब्रिटिश का विरोधी होगा, है ना? दोस्त कह रहा है तो विरोधी कैसे होगा? देखिए, अफगानिस्तान में दोस्त, ये नाम है, दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की। शाह शुजा को लाने की कोशिश की। कहता है जो ब्रिटिश समर्थक था, यानी कि मोहम्मद खान ये ब्रिटिश विरोधी था, लेकिन शाह शुजा ब्रिटिश समर्थक था, इसलिए उसको लाने का प्रयास किया। कहता है इसके लिए प्रथम प्रयास किया कि प्रथम अफगान युद्ध हुआ कब? 1838 से 42 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। तो प्रथम अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ऑकलैंड के समय में। और कब से कब तक चला? 1838 से 42। कह रहे कि इसने, अच्छा ये किसके लिए हुआ था? तो ब्रिटिश जो मोहम्मद खान था उसको हटाकर शाह शुजा को लाना चाहता था, काहे कि मोहम्मद खान ही ब्रिटिश विरोधी था। कहता है कि ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण को खत्म किया। ऑकलैंड ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को, और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। ठीक है, मतलब धार्मिक निधियों पर जो सरकारी नियंत्रण था उसको भी खत्म कर दिया और तीर्थ यात्रा को भी खत्म किया। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड रोड का मरम्मत करवाया था। ग्रैंड रोड बनवाया कौन? शेषासुरी बनाया था। और इसको कह रहा है कि 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। मरम्मत करवाया है ऑकलैंड ने। कह रहा है कि ऑकलैंड के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। कह रहा है कि ऑकलैंड के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। अगला है एलेन बरो। तो इसमें 2 पॉइंट है कि ऑकलैंड के समय में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1838 से 42 में हुआ था। और ये अफगान युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि मोहम्मद खान जो ब्रिटिश विरोधी था, दोस्त खान जो विरोधी था, अरे मोहम्मद खान जो विरोधी था, हाँ, वहाँ शाह शुजा को लाना चाहता था, इसके चलते प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। कहता है एलेन बरो जो कि 1842 से 44 तक है। प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए, शुरू हुआ ऑकलैंड के समय में
प्रथम अफगान युद्ध 38 से 42, लेकिन प्रथम अफगान युद्ध समाप्त किसके समय में हुआ? एलेन बरो के समय में। कहता है सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। कह रहा देखिए सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और ये मिलाने का काम कौन किया? लॉर्ड एलेन बरो, है ना। 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और मिलाने का काम किया एलेन बरो। सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा, सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ है। ठीक है, वह अफगानी तूफान की पूछ है। कहता है दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। देखिए ठगी प्रथा किसके समय में हुआ? विलियम बेंटिंक के समय 1830 में, 29 में हुआ था सती प्रथा। लेकिन 1800 कह रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था, मतलब एलेन बरो के समय में। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने के लिए वंचित किया गया। यानी दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ। कह रहा है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुआ। तो देखिए एलेन बारो का कै गो शासन, कै इसमें अच्छा सवाल है। पहला तो कि प्रथम अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? 1838 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लेकिन ख़त्म किसके समय में हुआ? एलेन बारो के समय में। और कह रहा है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी किसके समय में हुआ? एलेन बारो के समय में। वहीं दास प्रथा का समापन भी किसके समय में हुआ? एलेन बारो के समय में। और कब हुआ? 1843 में। कहता है ये किनका कथन था कि वह, मतलब सिंध विजय के बाद ब्रिटिशों के बारे में बोला था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी, तो नेपियर। अब लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग क्या है? तो कहता है इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दो को हुआ था ना, एगो 45 से 46 और दूसरा 48-49 था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 45 से 46 में हुआ और प्रथम में अंग्रेज की जीत हुई थी। कहता है इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कहता है इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पहला था शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशुवध लॉर्ड ब्लेजली। शिशुवध कहेगा लॉर्ड ब्लेजली, शिशु बालिका कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और अगर नवजात कन्याओं की हत्या पर कहेगा तो सर जॉन शोर, और नर बलि प्रथा कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग। नर बलि प्रथा कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग। कहता है कि डलहौजी जो कि 1848 से 56, इसमें अच्छा सवाल रहेगा, 48 से 56। कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46, जो कि किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लेकिन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक, ठीक, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो कि 29 मार्च 1849 को हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 49, जो कि डलहौजी के समय में। और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, यानी पंजाब को हड़प लिया था डलहौजिया 29 मार्च 1849 को। कहता है जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। यही जो है डलहौजी, वो जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध कौन सा? प्रथम था रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर 1848, और इसका कोई परिणाम नहीं था। दूसरा था चिलियावाला का युद्ध 13 फरवरी 1849, इसका भी कोई परिणाम नहीं था। लेकिन तीसरा युद्ध जो था गुजरात में चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुआ। समझे? तो द्वितीय सिख युद्ध में 3 युद्ध हुआ। पहला था
रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848, 16 नवंबर 1848। दूसरा था चिलियांवाला का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 को हुआ, 13 जनवरी 1849 को हुआ। और तीसरा जो था युद्ध वो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था 12 मार्च 1849 ईस्वी को, और जिसमें सिख पूरी तरह से पराजित हो गया था। तो मतलब कि द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, उसमें टोटल 3 गो युद्ध लड़ा गया। पहला था रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध और गुजरात के चिनाब नदी के किनारे। तो रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 1848 में। और दूसरा था चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में। और तीसरा कब था? तीसरा था छोटा डेट 12 मार्च 1849 में, जो कि गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था। और इसमें सिख क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हो गया था। करे कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, पहला आंग्ल 1848 से 1838 से 42, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अफगान युद्ध है 38 से 42। जानते हैं 24 से 26 आदि बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब है? 24 से 26 इन्हें पढ़े हैं? हाँ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है जो 1824 से 1826 तक है। और 1826 ईस्वी में ये जो वर्मा अंग्रेज के बीच हुआ था, यांडबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है, और एम्स हड के समय में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, जो कि यांडबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था और एम्स हड के समय में हुआ था। और यहाँ कह रहा है कि दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है, ये कह रहा है कि दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिग्गू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। प्रथम कब था? 24 से 26 ना, 1824 से 26 यांडबू की संधि किसके समय में था? एम्स हट। तो देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 और यांडबू की संधि 1826 में हुआ था और एम्स हट शासनकाल था। कार्य द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लोअर बर्मा एवं पिग्गू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। 1852 में लोअर बर्मा और पिग्गू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। कतर डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। समझे? पंजाब को डलहौजी ने कब मिलाया था? 1849 को, 29 मार्च 1849 को पंजाब को। लेकिन सिक्किम को मतलब 2 अंग्रेजी डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसको अपने में मिला लिया था कब? 1850 को, ठीक है। कह रहा है कि 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था कि भूमि कर रहित, मतलब जो भूमि कर रहित जागीर है, मतलब भूमि कर नहीं दे रहा, उसको कह रहा है कि जागीरों का पता लगाकर उसको छीनना था। तो कहेगा कि इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना था। अच्छा, इनाम कमीशन 3 बार चुने एक हो गए वहाँ पर अरे सालन दी गई। इनाम कमीशन का ना इजारेदारी पर था, उधर था ना। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खान ना। कहता डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स के कारण अधिक याद किया जाता। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, पहले हम लोग थोड़ा सा राज्य देख लेते हैं, कौन जो सहायक संधि स्वीकार किया उसको। पहला था हैदराबाद 1798, दूसरा मैसूर और तंजौर, हाँ मैसूर और तंजौर कहेगा 1799, तीसरा था अवध 1801 में, फिर अवध के बाद है 1802 में था अवध के बाद
सिंधिया तो 1804 में है ना, 1804 में सिंधिया, अब बरार भोसले 1803 में है, 1803 में, आ एक ओकर पहले 1802 में कुछ है और तोरन, ना पेशवा, अच्छा पेशवा 1802 में, है, हैदराबाद 1798, हाँ, तंजौर और मैसूर 1799, 1799 तंजौर मैसूर, अवध 1801, 1801, 1802 में हो गया पेशवा, विश्वा, 1803 में बरार भोसले, बरार भोसले, 1804 में सिंधिया, सिंधिया, और बाकी जो भी है राजस्थान में सब 1818 में। ठीक है, लेकिन वही कहेगा कि पंजाब को कब मिलाया था, 1849 में। वही अगर कहेगा सिक्किम को कब मिलाया था, जो कि 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा 1850 में। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स मतलब व्यापक सिद्धांत के तहत जो डलहौजी ने क्षेत्र को हड़पा था, वो कैसे हड़पा था कब, है ना। कह रहे कि सर्वप्रथम सतारा जो कि 1848 ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड जो पड़ता है, मतलब जैतपुर और संबलपुर जो कि उड़ीसा का एरिया है, संबलपुर उड़ीसा का एरिया, 1849 में बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश का, 1850 में उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश का, 1852 में, और झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। तो हम लोग याद करना, पहले हड़पा था 1848 सतारा को, इसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 को, जैतपुर और संभलपुर 1849 को, बघाट 1850 को, और उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो पहला सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो पहला हो गया सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, जैतपुर और संबलपुर 1849, इसके बाद हो गया बघाट 1850, फिर बघाट के बाद उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो सबसे पहला सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, फिर 1849 के बाद 50, अच्छा बघाट 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर झांसी 1853 और नागपुर 1854। इस सजावे ला दे देता है, दोनों में देगा। कह रहा है कि 1856 में, कहता 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। यही पूछता है कि जब डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाया था, उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। वही कहेगा कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था, अवध ने सहायक संधि 1801 में, लेकिन अवध को हड़पा था कब, तो 1856 में। ये 1856 में डलहौजी हड़प लिया अवध को, लेकिन इसको 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कहेगा तो यह क्षेत्र हैदराबाद, लेकिन हड़पने में पहला जो था वो कौन सा था, डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला सतारा जो कि 1848 में था। कहता है कि नोट में 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। हम लोग जानते हैं कि अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां, लेकिन जिस समय हड़पा गया था उस समय वहाँ का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। कहता 1856 ईस्वी में इसने तोपखानों के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया था। कह रहे कि 1856 में इसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ और जो सेना का मुख्यालय है वो शिमला स्थानांतरित किया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा में सुधार, और ये कब किया था, 1854 में। तो शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया।
देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोची कह रहा है 1857। अच्छा इसके बाद कैनिंगे आएगा ना, तो वही कह रहा है कि देखिए 1854 में तो ये वुड डिस्पैच आया शिक्षा में सुधार के लिए। इसके बाद देखिए ये वाला लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। कहता है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर प्रथम बार रेल चली थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी, है न। कहते हैं 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया था। कहता है कि 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। कहता है कि डलहौजी पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना व 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। कह रहा है कि डलहौजी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना तथा 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना किसने किया था? हाँ, डलहौजी, मतलब उसी के तरीका से ही भी था। कहता है डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच प्रथम बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरू की गई थी। कहता 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई थी। कहता है इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और इसने तोप खाने का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता से मेरठ लेके चल गया था। तोप खाने का कलकत्ता से मेरठ, लेकिन इसने सेना का मुख्यालय शिमला बनाया था और अब ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला बना दिया। कहता 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। कह रहा है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया। मतलब यही जो संचालक मंडल था वही कंपनी के अधिकारी नियुक्त करता था, उसको वापस ले लिया। और कह रहा है कि 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। अब मतलब कि अगर अधिकारियों को नियुक्ति करना है तो उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा होगा और उसके लिए एज जो रखा गया वो 18 से 23 साल तक है। कहता है सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई थी। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कहता है सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में सफलता पाई थी। तो ही प्रथम ICS कुछ बोलते हैं, यही ना अधिकारी है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा में। सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, है ना। इसके बाद कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है नोट में कि 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर 7 साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया था। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद जो कि भारत में और लंदन में दोनों एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। और 1863 में हुई लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कहता डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था।
नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, देखिए लॉर्ड हार्डिंग। हाँ। लेकिन नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था भी डलहौजी भी किया था, डलहौजी भी किया था। अब आइए लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग देख लेते हैं। ये कहता है यह भारत में, जो कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। कहता है कि कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। भारत का पहले देखिए बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद बना बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स बना। 1833 के गवर्नर चार्टर एक्ट आया, उसके तहत यार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ जो पहली तरफ का नाम दोस्त भारत का गवर्नर विलियम बेटिंग। हाँ ठीक है ना। फिर यार धान दोस्त 1833 के एक्ट खत्म हो गया। हाँ। अब फिर आएगा मतलब 1853 का मतलब धान जी यार कुछ आएगा ई चार्टर एक्ट में ना 53 होगा। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय बनाएगा। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग रहेगा और प्रथम वाइसराय भी रहेगा तो कैनिंग रहेगा। तो कहेगा कि भारत में कंपनी का नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लेकिन भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो कैनिंग था। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह। कहता है इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया, क्योंकि कंपनी ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। मतलब अब कंपनी का शासन भी अपने हाथ में नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, वहाँ से नियंत्रण होगा। कहता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया गया और इसी वर्ष इसे पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया। मतलब 1861 में जो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम आया था उसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और इसे इसी वर्ष पारित भी कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया था। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर, जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट था 1774 में बना था और सदर अदालत जो बना था ये वारेन हेस्टिंग्स बनाया था। सदर अदालत वारेन, हाँ सदर अदालत और दीवानी मुकदमा सब वारेन हेस्टिंग्स, ये दोनों समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो कहता है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। कहता है कि नोट पॉइंट 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आगरा में पहले एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया और जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना। वही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में क्या आएगा तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 की। सर्च करे तो कने नहीं एकराम देल हो तो 1862। तो वही तो 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। वहीं आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, लेकिन बाद में 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। देखिए सती प्रथा का हम लोग पढ़े पीछे, सती प्रथा कब खत्म हुआ था? 1829। और कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय। वहीं ठग प्रथा कहेगा तो 1830 में, और किस स्लीमैन के सहायता से? वही कहेगा रविवार की छुट्टी कब शुरू हुआ था? 1843। और वहीं दास प्रथा कब खत्म हुआ था? 1843। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि कैनिंग के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था 1856 में। कहता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए जो उससे मतलब उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं उसको भी वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित एक कानून बनाया गया और उसके अनुसार ये कहा गया और निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हाँ, मतलब कि आप रिलीजन चेंज कर लिए, बाप हमारे हिंदू है, हम हो गए मुसलमान हो गए, मतलब पापा वाला हिस्सा मिलेगा। ये ऐसा कानून बनाया गया था। फिर कह रहा है कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, जो कि अभी भी है। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, जो कि अभी भी है 148 में। संजय मूर्ति ना नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, हाँ संजय मूर्ति। कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाँ, मुगल सम्राट को पद को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। कहता है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कहता है कि 1857 तक, जो 1857 के विद्रोह रहा, तो वहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप के जितने देश आते हैं उसमें से टोटल क्षेत्रफल का 63% भूभाग और 78% की आबादी पर 63% भूभाग और 78% की आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, भूभाग कहेगा तो 63%, आबादी कहेगा तो 78%। कहता है मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। मैकाले द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। कहता है कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, जो कि व्यापगत का सिद्धांत था, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी जो लाया था डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, उसको समाप्त किसने किया? कैनिंग ने। और कौन कौन सा मतलब कि हड़पा था? तो पहला किसको हड़पा था? हाँ, सतारा को 1848 में। दूसरा 49 में 2 के जैतपुर और संबलपुर। और तीसरा था
जयपुर संबलपुर हो गया ना। फिर 1850 में 50 में बघाट, बघाट 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 50 में, 52 उदयपुर, उदयपुर, और फिर झांसी झांसी 53 और नागपुर 54, सतारा कहेगा 48, ताराताल फिर हो गया जयपुर संबलपुर 49, जयपुर संबलपुर 49, बघाट 50, 50, और फिर उदयपुर बावन हो गया उदयपुर, उदयपुर 52, झांसी 53 और लास्ट में नागपुर 54। तो वही कह रहा है कि जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी, उसको समाप्त कर दिया गया। ये किनके द्वारा किया गया? कैनिंग के द्वारा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा फोर्ट पोलियो प्रणाली लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि फोर्ट पोलियो प्रणाली किसने लागू किया था? तो कैनिंग ने। फोर्ट पोलियो प्रणाली किसने लागू किया था? कैनिंग ने। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा फोर्ट पोलियो प्रणाली, यानी फोर्ट पोलियो बोलते हैं विभागीय प्रणाली हिंदी में, हाँ हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली। ये पूछता कि फोर्ट विभागीय प्रणाली किसने लाया था? कैनिंग ने 1861 में। कहता है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कनिंघम जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल, कुछ बोलते हैं उसको, पुरातात्विक का पिता, भारत में पुरातात्विक का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। कहता है कनिंघम ने कहता है कि कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। 1861 में किया था। तो कनिंघम ने कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किया था। अगला है लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन कहा रहा है कि इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया और 1863 में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहावी आंदोलन को दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने। बहावी आंदोलन, हाँ बहावी असम में, असम में कि बहावी देखा तो बहावी न लगा दे। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अच्छा बहावी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बहावी आंदोलन और कुछ है, बहावी आंदोलन के विद्रोह है। बहावी आंदोलन है। सैयद अहमद तुत्ती मीर, हाँ सैयद अहमद तुत्ती मीर 1831। बहावी आंदोलन हुआ था बिहार और यूपी में और इसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद तुत्ती मीर। सैयद अहमद तुत्ती मीर और 1831 में। ठीक है, बहावी आंदोलन कहाँ चल रहा था? बिहार और यूपी में और इसके नेतृत्व करता कौन थे? सैयद अहमद तुत्ती मीर। हाँ सैयद अहमद तुत्ती मीर। और इसको दबाया कौन? 1831 में, तो लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन ने। अब आइए लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस कह रहा है कि 1864 से 1869 तक 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। देख रहे हैं? कहता अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। हस्तक्षेप की नीति एक वो था ना, नहीं हस्तक्षेप की नीति दूसरे था ना, वो वारेन हेस्टिंग्स के बाद अस्थाई गवर्नर ही था जी, मैकफर्सन। अस्थाई गवर्नर था मैकफर्सन। हस्तक्षेप की नीति अभी ही आया है। मैकफर्सन देखा ना, अस्थाई गवर्नर। एक अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया। हाँ तो हस्तक्षेप है, मतलब कि हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप की नीति और रखा है, देखना है। हस्तक्षेप की नीति में तो लाई थी जॉन सोरवा ने। अच्छा जॉन सोरवा भी लाया था ना।
तो यहाँ पर है कह रहा है कुछ ही कि 1865 में मतलब लॉरेंस के समय में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन कह रहा है कि लॉर्ड लॉरेंस ने यह कहा कि अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये अब आप अफगानिस्तान के संबंध में हाँ, खाली अफगानिस्तान के संबंध में मतलब उसको हस्तक्षेप ही नहीं करेगा, इसलिए जिसे इसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। निष्क्रिय मतलब इसको बोलते हैं ना। कह रहा है कि इसी के समय में मतलब कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। इन्हें पूछेगा उतना। कहता है कि लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग, हाँ। अभी अकाल आयोग पहली बार आया है। अकाल आयोग अभी अकाल आयोग पहली बार आया, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। और शासनकाल कहेगा तो लॉर्ड लॉरेंस का, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में, और शासनकाल कहेगा तो लॉर्ड लॉरेंस का। कहता 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। कह रहा है कि 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। तो प्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस के समय में। कब किया गया था? 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत किया गया था। कहता है कि लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 72। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना भी किया था। देखो, मेयो कॉलेज का स्थापना भी 1872 में और कृषि विभाग की भी स्थापना 1872 में। कहता है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत किया गया था। पहली बार जो जनगणना हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कहता है एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दिया था। यानी कि लॉर्ड मेयो का हत्या कौन कर रहा? एक अफगान शेर अली अफरीदी। अफगान का हमेशा शेर कहा लिखा थी, शेर रहती सही हुआ। तो लॉर्ड मेयो के हत्या किसने किया था? तो अली अफरीदी ने किया था। 8 फरवरी शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो ने कब किया था? 1872 में। और मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? राजस्थान के अजमेर में। और कह रहा है कि पहली बार जो भारत में जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। कहता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 से 76 है, कहते हैं कि बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए, अलीवर्दी के समय में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाता था और अभी का हाल है? ना सर, ये न था। और अभी देखिए बंगाल में अकाल पड़ना शुरू हो गया। भाई सोचिए कि बंगाल कितना लूटा है। कह रहा है कि नॉर्थब्रुक इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। कहता नॉर्थब्रुक बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। कहता नॉर्थब्रुक जो था वो बड़ौदा के एक मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था। कहता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना था और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ये पूछता स्टेटमेंट देके कि किनका कथन था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना था तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। तो नॉर्थब्रुक का स्टेटमेंट था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना
तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। ये लॉर्ड नॉर्थबुक का स्टेटमेंट था। कहता लॉर्ड नॉर्थबुक 1873 में अमृतसर में सी सभा आंदोलन हुआ। सी सभा आंदोलन पढ़े न 1873 में सी सभा आंदोलन का उद्देश्य था कि जो सिख धर्म में बुराइयां और भ्रष्टाचार उसको दूर करना। अब तू ना पढ़ा लो तो हम भी पढ़े थे न। देखिए सिख धर्म में सी सभा था न 1873 में सी सभा आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य था देखिए सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और सिख आचरणों को दूर करना तथा सिख धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। 1879 में लाहौर में भी सिख सभा का स्थापना हुआ था। तो सिख सभा का स्थापना 1873 में हुआ था और अमृतसर में सिख सभा आंदोलन हुआ था। और सिख सभा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो सिख धर्म में बुराइयां अंधविश्वास है उसको दूर करना है ना। कह रहे कि लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो स्वेज नहर खुल जाने से, स्वेज नहर जोड़ता है कुछ ही लाल सागर के भूमध्य सागर को, तो वही स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। अगला है नहीं हमारे में अच्छा पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ था ना, एरम नहीं है। अच्छा कुका आंदोलन हुआ तो कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल। और बाद में मतलब कि शुरुआत में हुआ था तो ये मतलब धार्मिक था लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया था नहीं। चलिए आइए लॉर्ड लिट्टन जो कि 76 से एक सवाल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहीं तक पढ़ेंगे। लॉर्ड लिट्टन और रिपन। कहता है लॉर्ड लिट्टन जो कि 1876 से 80 तक शासनकाल किया था ना। कहता लॉर्ड लिट्टन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। लॉर्ड लिट्टन जो था वो एक उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड लिट्टन को 76 से 80। कहता लॉर्ड लिट्टन के समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य प्रांत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। कहता लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया था। कहता लिट्टन ने 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया था। लेकिन सब पहली बार जो हुआ था वो लॉर्ड लॉरेंस के समय में, और इसके नेतृत्व कर रहा था हेनरी कैंपबेल। और यहाँ पर जो लिट्टन ने मतलब कि बनाया है उसके अध्यक्षता कर रहा है रिचर्ड स्ट्रेची जो कि 1878 में बनाया। कहता है यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो देखिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है लॉर्ड लिट्टन के समय में, और 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कहता है मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार अधिनियम जिसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि भारतीय समाचार अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। और इस जो सोम प्रकाश है ना, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और एक इसका नाम है ये जो सोम प्रकाश है ये संचालित करता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, समझे। तो इसलिए विशेषकर ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और इस सोम प्रकाश है जो कि बंगाली भाषा में लिखा था। इस सोम प्रकाश पत्रिका जो बंगाली भाषा में, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कहता है इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छापती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई मतलब कि सरकार के खिलाफ गलत चीज़ें छापती है तो सरकार क्या करेगी, उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, समझ जाइए।
कहता है सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में, देखिए संपादन करता था ही लेकिन मुख्य रूप से ही था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादक में 15 नवंबर 1858 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था, है ना? रखा था ना। हाँ, प्रस्ताव रखा था, तो मुख्य रूप से यही किया था और इस संपादन बना था। द्वारकानाथ विद्याभूषण ने संपादन में 15 नवंबर 1858 को शुरू किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। बाद में मोहनलाल विद्वागीस और शिवनाथ शास्त्री ने कुछ समय के लिए इसका संपादन संभाला था। एक है अमृत बाजार पत्रिका जो कि बांग्ला भाषा में था। देखिए ये अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला भाषा में था, लेकिन जैसे ही मतलब इलायन है कानून तो इंग्लिश में बदल गया था, अमृत बाजार पत्रिका, समझे? नोट कहता है कि पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। कहता है कि जो पायनियर अखबार था, वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। कहता है कि लॉर्ड